हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आवर अर्थ हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज, प्लांट्स, रॉक्स, लैंड, एनिमल्स एट्सेट्रा. These are all part of our earth. Some of these can walk but others cannot. We come in contact with them in our day-to-day lives. These things can be divided into two categories, living things and non-living things. क्या बोल रहा है, हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे अर्थ का पार्ट है, जिनमें से कुछ वॉक कर सकते हैं और कुछ वॉक नहीं कर सकते। हम उनके कांटेक्ट में आते हैं डे टू डे लाइफ में, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट लर्न अबाउट देम इन डिटेल्स. क्या बोल रहा है कि बहुत सारे फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के अपने 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स. एवरीथिंग दैट हैज़ अ लाइफ इज कॉल्ड अ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल और सेल्स. अ सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग. क्या बोल रहा है कि कोई भी चीज़ जिसके पास लाइफ है उसको हम लिविंग थिंग बोलते हैं। लिविंग थिंग जो है वो सेल से बनी होती है या बहुत सारे सेल से बनी होती है, मतलब सेल और सेल्स। जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग थिंग की। लिविंग थिंग आर दोज क्रिएचर्स दैट रिक्वायर फूड, वाटर एंड एयर टू देयर सर्वाइवल. दे नीड फूड फॉर एनर्जी, डू रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड शो मूवमेंट. Through the reproduction, living things are capable of generating new life. Through the process of respiration, living creatures get energy. This energy is used by a cell to carry out their duties. Plants and animals are example of living things. क्या बोल रहा है, लिविंग थिंग्स वो क्रिएचर्स होते हैं जिनको खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है अपनी सर्वाइवल के लिए, उनको खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सक्रिएशन करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, कोई भी मूवमेंट को शो करने के लिए। रिप्रोडक्शन के थ्रू जो लिविंग थिंग्स होती है वो कैपेबल होती है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और किसी को न्यू लाइफ देने के लिए। और इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इससे जो है क्रिएचर्स को एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी सेल यूज़ करते हैं अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए। और जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो लिविंग थिंग्स का एक एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. अ लिविंग थिंग रेफर टू एनी ऑर्गेनिज्म दैट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अलाइव. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. मतलब कि जो लिविंग थिंग है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जिंदा रहने के। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अ लिविंग थिंग हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. इट मे बी यूनिसेल्यूलर सच एज बैक्टीरिया एंड अमीबा और मल्टीसेल्यूलर सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स. क्या बोल रहे हैं, वो लिविंग थिंग जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, यूनिसेल्यूलर होता है जो एक सेल का बना होता है, या फिर वो मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल हो गया एमीबा जिसका डायग्राम भी दे रखा है, और मल्टी सेल्यूलर हो गए जैसे हम, या फिर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो कि अलग अलग सेल से बने होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल्स लिविंग थिंग्स कैन नॉट एग्जिस्ट. Various activities functions as operating system inside a cell needs energy. The energy is generated by the process of cellular respiration. In the process, nutrients are absorbed from food and turned them into energy. क्या बोल रहा है, सेल जो है वो बेसिक फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग है। इस बिना सेल की प्रेजेंस के जो लिविंग थिंग है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो फंक्शन करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेल के अंदर, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो जो एनर्जी है वो जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का होता है।
तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है फूड से और फिर एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। न्यूट्रिशन is the process by which living organism obtain energy from nutrients such as protein, carbohydrate and fats. Living things take in material from their surroundings that they use to growth. Thus the process of nutrition in absorption of nutrients from raw materials or food. क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनर्जी ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट से, जो कि एनर्जी हो गई, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह हो गए। जो लिविंग थिंग्स है वो मिनरल को लेते हैं अपने सराउंडिंग से और अपनी ग्रोथ में उसको यूज़ करते हैं। तो जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का जिसमें हम एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रॉ मटेरियल या फिर फूड से। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. It is the process of exchanging gas. Main aim of this process is to generate energy. Living things break down food with their cell to release energy for carrying out the other processes. These processes also leave living organism with waste product that should be eliminated from the body. जो रेस्पिरेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो दर्शाता है कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ को। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। मेन एम हमारा ये रहता है कि इससे हमारी जो एनर्जी वो जनरेट होती रहे। और जो लिविंग थिंग्स हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपने सेल के साथ, जिससे कि जो है एनर्जी रिलीज होती है और वो अलग अलग प्रोसेसेस को भी कर पाते हैं। तो जो प्रोसेस हैं वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ छोड़ देते हैं जो कि हमको हमारी बॉडी में एलिमिनेट करने पड़ते हैं, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने पड़ते हैं। मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स कैन मूव. एनिमल्स कैन मूव देयर ओन. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स. अ लेपर्ड मूव्स, बट व्हाट अबाउट द thorn tree it sits on? Plants too move in various different ways. The movement may be slow, that is very difficult to see. In case of plants, they move towards the sun as sunlight is essential for growth. क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग है वो मूव कर सकते हैं। जो एनिमल है वो अपने आप मूव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जो लेपर्ड है वो तो मूव कर सकता है, लेकिन उस ट्री का क्या, जिस ट्री पे वो बैठता है। प्लांट भी मूव करते हैं लेकिन वो अलग तरीके से मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके केस में क्या होता है, वो सनलाइट की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। एक्सक्रिएशन, various chemical processes taking place in the body of living things generated by a byproduct that is not useful. This is waste and has to be eliminated from the body. Excretion is defined as the removal of toxic materials like waste product of metabolism and substances in excess of the body of an organism. It is a characteristic that is possessed only by living things. क्या बोल रहा है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में चलते रहते हैं जिसकी वजह से वेस्ट क्रिएट होता है। तो जो वेस्ट क्रिएट होता है तो उस वेस्ट को निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। जो भी मेटाबॉलिज्म से वेस्ट बनता है या फिर किसी भी केमिकल प्रोसेस से वेस्ट बनता है उसको हम जब डिस्कार्ड कर देते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, उसको हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। इन एनिमल्स वेस्ट इज एक्सक्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फीसेस, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Plant excrete unwanted gases through the stomata present in their leaves. क्या बोल रहा है, एनिमल्स में वेस्ट किस किस फॉर्म में आता है, जैसे कि यूरिन के फॉर्म में आता है, या फिर हम बोल सकते हैं फेसिस के फॉर्म में आता है, स्वेट मतलब पसीने के फॉर्म में आता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आता है। प्लांट है वो अनवांटेड गैसेस को रिलीज करता है स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है उनकी लीफ से। रिप्रोडक्शन, only living things have the capability to produce offspring which carry forward their generation. Reproduction is the biological process by which living things create new organisms. It is a vital concept as it answers the continued existence of species. Here are some examples of reproduction in different types of organism. क्या बोल रहा है ये कि जो लिविंग थिंग्स है, सिर्फ लिविंग थिंग्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके जो कि उनकी जनरेशन को आगे लेके जाएगा। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग थिंग्स में होता है ताकि वो अपने न्यू वंस को क्रिएट कर सके। ये वाइटल कॉन्सेप्ट है
जो कि आंसर देता है कि हाँ हमारी स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है। कुछ एग्जांपल है रिप्रोडक्शन के जो हम देखेंगे। प्लांट्स ऑफन रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, फ्लावर, सीड्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है, जो प्लांट है वो भी रिप्रोड्यूस करता है सीड्स के थ्रू, जिससे कि नया प्लांट उगता है। और अलग अलग प्लांट जो है वो अलग अलग चीज़ें रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अलग अलग जगहों के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुछ रूट से, कुछ स्टेम से, कुछ फ्लावर से, कुछ सीड से, एटसेट्रा एटसेट्रा। सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अदर एनिमल्स लाइक बर्ड एंड फ्रॉग्स ले एग्स। मतलब कि कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कुत्ते बिल्ली हो गए वो अपने बच्चे देते हैं, यंग वंस देते हैं अपने, लेकिन कुछ एनिमल जैसे कि बर्ड और फ्रॉग हो गए वो पहले अंडे देते हैं। फैक्ट बाइट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA, ribonucleic acid, which carries genetic information। मतलब कि जो DNA और जो RNA है वो क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं। Growth is seen in all living things. In this process, food is used to produce new cells. The permanent increase in cell number and size is called growth. Thus, growth is very important characteristics of living organism। क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ जो है वो हम लिविंग थिंग्स में देखते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड है वो नए नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। फिर जो परमानेंट इंक्रीज होता है सेल नंबर में और जो साइज में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमको पता ही है। तो सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई around them such as light, temperature, water, gravity and chemical substances. Any change in the surroundings that produce a reaction in an organism is called a stimulus. Its reaction to the stimulus is called a response. Living things show sensitivity to touch and respond according to their surroundings. क्या बोल रहा है, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेंस कर पाते हैं और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं स्टिमुलाई जो हमारे आसपास है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंसेस। और जो भी चेंज हुआ हमारे सराउंडिंग्स में जो कि एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। और जो रिएक्शन हम स्टिमुलस में देते हैं उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। लिविंग थिंग्स शो सेंसिटिविटी टू टच एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सब्सटेंसेस। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है वो सेंसिटिविटी शो करते हैं टच करने पे और रिस्पॉन्ड करते हैं अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से। नॉन लिविंग थिंग्स। Things that are not alive are called non-living things. They exist on earth right from the time earth has formed. They cannot eat, breathe, grow, live, reproduce or die. क्या बोल रहा है, वो चीज़ें जो जीवित नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। वो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है तब से जब से अर्थ बनी है, और हम उसको खा नहीं सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं होते या फिर वो रिप्रोड्यूस या मर नहीं सकते। दे रिमेन इन नेचर एज इट इज। दे डू नॉट एक्सक्रिएट सिंस दे डू नॉट नीड फूड फॉर एनर्जी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बोथ बिल्ड एंड डिस्ट्रॉय हिम। दे डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ बर्थ, ग्रोथ और डेथ साइकिल। क्या बोल रहा है, ये हमारे नेचर में एज इट इज़ रहते हैं, इनको एक्सक्रिएट करने की नीड नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनको कोई फूड नहीं चाहिए एनर्जी के लिए, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो इनको बिल्ड भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फोर्स लगाऊं तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। उनको किसी तरह का बर्थ, ग्रोथ या फिर डेथ साइकिल नहीं चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर एज फॉलो। Non-living things are lifeless. They do not need cells to carry out different processes. Non-living things cannot move on their own. They need an external force to move. Non-living things do not require nutrition as they do not have any cells and they do not show any life processes. They do not need energy. They do not involve in the process of reproduction. Non-living things do not age. An external force can easily destroy them. क्या बोल रहे, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लाइफलेस होती है, उनको कोई सेल नहीं चाहिए अलग अलग प्रोसेस करने के लिए, वो मूव नहीं कर सकते खुद से, उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है,
और उनको किसी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई सेल्स नहीं होते और वो कोई लाइफ प्रोसेस को शो नहीं कर सकते। उनको कोई एनर्जी की नीड नहीं चाहिए, उनको कोई एनर्जी की नीड नहीं होती और वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उनकी कोई एज नहीं होती और उनको एक्सटर्नल फोर्स कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सीरियल नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट, cellular organism made up of cells, no cells found. Nutrition, require food, do not require food. Respiration, respire, do not respire. Growth, growth is present, it is internal and irreversible. Growth is absent if present, external and reversible. Excretion, excrete waste products not formed. Movement, show movement on their own, do not show movement on their own. Respond to stimuli, present, absent. Reproduction, produce, do not produce. Lifespan, yes, have lifespan, no, do not have lifespan. Similarities between living things and non-living things. Despite the differences, living thing and non-living things also have certain similarities. They are as follow. मतलब कि डिफरेंसेस हटा के देखें तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ सिमिलैरिटीज होती है जो हम देखेंगे। ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर, हैव मास एंड शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस. Physical and chemical changes take place in living as well as non-living things. Everything is made up of basic structural units. In case of living things, cell is a structural unit, whereas in case of non-living things, atom is structural unit. क्या बोल रहा है? हर चीज़ में, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो मैटर से बनी होती है, उनको उसका कोई मास होता है और वो उसका कोई ना कोई शेप होता है और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है. फिजिकल और केमिकल चेंज है वो लेती है लिविंग में, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी कोई ना कोई केमिकल और फिजिकल चेंज हो सकता है. कोई भी चीज़ जो बनी है वो अपने बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से बनी है. जैसे कि लिविंग थिंग्स में जो सेल है वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, और नॉन लिविंग थिंग्स में एटम जो है वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है. What is seed germination? Seed germination is the process by which a plant grow from seed into seedling. Seed remain dormant until conditions are favorable for germination. All seed need water, oxygen and optimal temperature to germinate. When a seed is exposed to the proper condition, water and oxygen are taken in through the seed coat. The embryo's cell start to enlarge. Then the seed coat breaks open and the root emerge first, followed by the shoot that contains the leaves and stems. क्या बोल रहे हैं? तो सीड जर्मिनेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है ग्रो करता है सीड को. सीडलिंग में सीडलिंग होता है तो सीड से एक छोटा सा बिल्कुल किट्टा सा पौधा निकलता है. जो सीड है वो डॉर्मेंट रह जाता है, जो भी उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है जर्मिनेशन में. हर सीड को पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और एक परफेक्ट ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए. और जो सीड है उसको अगर हम प्रॉपर कंडीशन में एक्सपोज करेंगे, वाटर और ऑक्सीजन ढंग से देंगे, तो जो प्लांट है वो सीड कॉट के थ्रू बाहर आएगा. और जो उसका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जो सेल है वो बड़ा होने लगेगा. और फिर जो सीड कोट है वो ब्रेक होगा, खुलेगा, और जो रूट है वो सबसे पहले निकलने लगेंगी. फिर उसके बाद शूट निकलेंगी जो कि लीव्स और स्टेम्स कंटेन करती है. Once leaves have sprouted, sunlight is the primary source of energy for plant growth through the process of photosynthesis. क्या बोल रहा है? एक बार लीव निकल गया, स्प्राउट बन गया, तो सनलाइट जो है वो सबसे पहली सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए. प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. इम्बाइबिशन, व्हेन वाटर इज प्लेंटिफुल एंड सीड्स फिल विद वाटर इज कॉल्ड इम्बिबिशन. मतलब कि जब आपका जो बोल सकते हैं वाटर प्लेंटिफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और सीड जो है पूरा पानी से भर गया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन बोलते हैं. एंजाइम एक्टिवेशन, द वाटर एक्टिवेट्स एंजाइम्स इन द सीड दैट बिगन्स द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोथ. मतलब कि जो वाटर है वो एंजाइम जो होते हैं सीड में उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है? सीड की ग्रोथ होती है. रूट ग्रोथ, द सीड ग्रोज अ रूट टू एक्सेस वाटर अंडरग्राउंड. मतलब कि जो सीड है उसमें जो रूट है वो ग्रो होती है जिससे कि
जब हम पानी देते हैं, उसको एक्सेस देते हैं पानी का, तो रूट जो अंडरग्राउंड में ग्रो होती है। शूट ग्रोथ, द सीड ग्रो शूट दैट ग्रोज टुवर्ड्स द सन, मतलब कि जो शूट है, ठीक है, वो ग्रो होती है सन के टुवर्ड्स जब हम उसको पानी देना शुरू करते हैं। लीफ ग्रोथ, द सीड सेंड द शूट टुवर्ड्स द सरफेस वेयर इट विल ग्रो लीव्स टू absorb energy from the sun. The leaves continue to grow towards the light source in a process called photomorphogenesis. जो सीड है वो सरफेस की तरफ शूट करता है, ठीक है, मतलब शूट करने का मतलब जो शूट हमने पीछे पढ़ा एक पार्ट, उसको सन के टुवर्ड्स ग्रो करता है, जिससे जो है लीव्स ग्रो होते हैं उसमें से, जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन में से। जो लीव है वो कंटिन्यूली ग्रो करते हैं लाइट सोर्सेज, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फैक्ट बाइट्स, some seeds such as those from the lotus plant can remain dormant for up to 1288 years and still germinate when conditions are right. Factors responsible for seed germination. Seeds need moisture in the soil to germinate. Seed needs oxygen to respire. Seed needs the right temperature to germinate. Most species germinate at temperature between 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Some seeds require light to germinate while others require darkness. The spectrum of light can affect germination. क्या बोल रहा है, जो सीड है उसको मॉइस्चर चाहिए होता है सॉइल में जर्मिनेट करने के लिए, सीड को ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायर करने के लिए, सीड को जो है एक राइट टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, और जो स्पीशीज़ है जो एक परफेक्ट टेम्परेचर पे जो सेट हुआ है 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए स्पीशीज़ को। और कुछ जो सीड है उनको लाइट चाहिए होती है जर्मिनेट करने के लिए, बाकी दूसरों को क्या चाहिए होता है, डार्कनेस चाहिए होता है। तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, we often think that plants have no sense organs, so it will not be possible for them to show movements, but it is not true. क्या बोल रहा है, हम ये सोचते होंगे कि जो प्लांट है उनके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा मूवमेंट्स को शो करना, बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है। दे शो वेरियस मूवमेंट इन फॉर्म ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन ऑफ सर्टेन प्लांट पार्ट्स, मतलब कि ये हमको मूवमेंट्स दिखाता है बेंडिंग के फॉर्म में, ट्विस्टिंग के फॉर्म में, एलोंगेशन मतलब लंबा होने के फॉर्म में अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में। Plants cannot move from one place to another because they are fixed at a place with their roots in the ground. Plants exhibit both growth and movement which can be categorized as tropic and nastic movements. क्या बोल रहा है, जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर पाते एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, क्योंकि वो फिक्स होते हैं एक प्लेस में अपने रूट की वजह से, जो कि ग्राउंड में फैली हुई होती है। जो प्लांट है वो ग्रोथ और मूवमेंट दोनों दिखाता है, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में। ट्रॉपिक मूवमेंट, a directional growth movement in response to stimulus. Some example of the tropic movement include geotropism. This is when a plant's part move in response to gravity. Phototropism, when a plant moves or turns in response to sunlight. Tigmotropism, a growth movement regulated by touch often found in twining plants. क्या बोल रहा है, जो डायरेक्शनल ग्रोथ होती है वो भी एक तरह की मूवमेंट होती है, जो कि रिस्पॉन्स है प्लांट का तरीका रिस्पॉन्स करने का स्टिमुलस को, और उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मतलब मूवमेंट को हमने कुछ एग्जांपल में तोड़ा है। वो क्या है, सबसे पहले जियोट्रोपिज्म, वो प्लांट जो कि ग्रेविटी पे रिस्पॉन्स करके मूव करता है। प्रोटोट्रोपिज्म, इसमें क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट है वो सनलाइट के रिस्पॉन्स में मूव करता है। और थिग्मोट्रोपिज्म, इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो टच से होती है, जैसे कि आपने देखा होगा डू नॉट टच मी प्लांट, उसको टच करोगे तो वो बंद हो जाता है, तो वो उसका एक एग्जांपल हो गया इस वाले का। नेस्टिक मूवमेंट, द नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। क्या बोल रहा है, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स मतलब कि कोई ऐसे पर्टिकुलर उसका डायरेक्शन नहीं है कि वो उसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो रहा है, जिसके अभी हम आगे देखेंगे। सम एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स आर
photonastic. A response to light such as when the flower of light blooming jasmine opens at night and close during the day. मतलब कि अगर हम बात करें जैस्मिन के बारे में तो वो क्या करती है, वो दिन के टाइम पे तो ओपन हो जाती है, लेकिन डे के मतलब नाइट के टाइम पे ओपन हो जाती है और डे के टाइम पे क्लोज हो जाती है, इसका उल्टा है. टिग्मोनास्टी. The movement of a part of a plant in response to object's touch is called thigmonastic. In this case, the motion of a part of a plant is non-directional. क्या बोल रहा है, वो मूवमेंट पार्ट ऑफ द प्लांट की जो रिस्पॉन्स करती है ऑब्जेक्ट के टच होने पे उसको हम क्या बोलते हैं, टिग्मोनास्टिक. मतलब कि वो मोशन ऑफ द प्लांट, इसमें जो मोशन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो क्या रहता है, नॉन डायरेक्शनल रहता है. तो इसमें जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया डू नॉट टच मी प्लांट करके, बेटर इसमें बैठता है. Activity 1. Objective: to show the response of plants to stimuli is that sunlight. Procedure: take a potted plant, keep it in a room near a window from where sunlight and air are available during the day. Water the plant for a few days. Observation: you will notice that the plant start bending in the direction of the sunlight. Inference: since the plant bend towards the sunlight, it shows that the plants respond to the stimuli. क्या बोल रहा है इसमें, हम देखेंगे कि कैसे जो है प्लांट स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करता है. मतलब कि इसमें सनलाइट उसकी स्टिमुलाई है. हम एक पोटेड प्लांट लेंगे, उसको एक रूम में रखेंगे जहाँ पर विंडो होगी, जहाँ से सनलाइट और एयर अवेलेबल होगी दिन के टाइम पे. फिर हम उसको पानी देते रहेंगे कुछ दिन तक. हमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि जो प्लांट है वो बेंड कर रहा है सनलाइट की डायरेक्शन में, जिससे हमको क्या पता लगेगा कि जो प्लांट है वो सन की तरफ बेंड कर रहा है, तो जो है प्लांट जो है स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स कर रहा है. ऑब्जेक्टिव: to show the response of plant to stimuli. Touch. Procedure: look for a touch me not plant, Mimosa pudica plant, and touch its leaves. Observe any movement in the leaves. Observation: you will see movement in the plant is that leaf folds on being touched. Inference: few plants also respond to stimuli is that touch. क्या बोल रहा है, अब हम टच के थ्रू देखेंगे कि वो अपने कैसे स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स करता है प्लांट. तो हम एक टच मी नॉट प्लांट लेंगे जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, फिर उसके लीव्स को टच करेंगे, हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे मूवमेंट लीव्स में. तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा कि जो उसने जो अपनी लीव्स है जो कि ऐसे थी, देखो ऐसे थी, वो ऐसे बंद हो जाएगी. तो जो फ्यू प्लांट्स है वो अपने स्टिमुलाई पे इन ऐसी स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि टच. लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेजेस. Seed. A plant starts out in the form of seed. Germination. Under the correct external conditions, a seed undergoes the process of germination. A shoot breaks through the seed casing. Root growth. Root also begin to grow out of the seed, growing downwards into the soil. Plant roots can detect gravity, so they know which direction to grow. Shoot growth. The shoot grows upward and breaks through the solid to find light. Growth and development. The plant use photosynthesis to create their own food from sunlight, carbon dioxide and water. A growing plant. Over time the plant grows using the energy it extracts from the sun and water and other nutrients such as mineral extracted by the roots from the soil. The plant grows into an adult. Flower. When a plant is ready to reproduce, it grows flowers. Flowers contain the male and female reproductive part of the plant. Pollination. Pollination occurs to fertilize the plant and produce new seeds. Seed dispersal. The seed when ready are dispersed into environment so they can themselves grow into plant. अब देखो, अब हम इसमें लाइफ साइकिल पढ़ने वाले प्लांट की. सबसे पहले सीड होता है. सीड जो है वो प्लांट छोड़ते हैं और वो सीड के फॉर्म में हमको मिलता है. फिर क्या होता है, सीड हल्का सा टूटता है और उसमें से सीड केसिंग होती है जिसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. उसके बाद जो होती है रूट की ग्रोथ होती है जो कि डाउनवर्ड्स होती है, जिस वजह से वो अपनी सही डायरेक्शन में ग्रोथ हो. उसके बाद शूट की ग्रोथ होती है. उसके बाद लीव्स वगैरह की ग्रोथ होती है जिससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. फिर ओवर टाइम क्या होता है, सन की वजह से उसको एनर्जी मिलती है जिससे और ज़्यादा जो प्लांट है वो एडल्ट ही बन जाता है. फिर उसके बाद फ्लावर की ग्रोथ होती है जिसमें जो है प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी होता है, जिसमें कि फ्लावर बनता है. और फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के. फिर हमको पॉलिनेशन देखने को मिलती है. पॉलिनेशन में क्या होता है,
फर्टिलाइज होता है प्लांट और नए सीड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। फिर सीड डिस्पर्सल में क्या होता है, वो जो सीड बने उसको छोड़ देता है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से नए प्लांट बनते हैं और फिर से ये शुरू होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लांट साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। The life cycle of an animal is the stage that a living thing goes through the birth to death, include birth, growth, reproduction and death। मतलब कि लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल में ऐसे स्टेजेस आते हैं जिसमें बर्थ से डेथ तक हम सब कुछ देखते हैं, जिसमें बर्थ भी इंक्लूड होता है, उसकी ग्रोथ इंक्लूड होती है, फिर से रिप्रोडक्शन इंक्लूड होती है और फिर से डेथ इंक्लूड होती है। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। ऑल मॉस्किटो गो थ्रू 4 distinct stages: egg, larva, pupa, adult in their life cycle, which can vary in length depending on temperature and food resources. In the summertime, it takes mosquitoes 7 to 10 days to totally complete their life cycle from egg to adult। क्या बोल रहा है, जितने भी मॉस्किटो हैं उसको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जो कि है एग, लावा, प्यूपा और एडल्ट, अपनी लाइफ साइकिल में, जो कि लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और जो फूड उसको मिल रहा है, फूड रिसोर्स पे डिपेंड करता है। और समर के टाइम पे मॉस्किटो 7 से 10 दिन लेता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, जिससे वो अंडे से एक एडल्ट बनता है। द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो हैज 4 स्टेज विच आर एज फॉलो। एग। फीमेल मॉस्किटो ले एग इन और नियर वाटर ऑन द surface of still water. Egg hatch when exposed to water and the time it takes depend on the temperature. Larva. It is also known as regal. The larva lives in water and eat microorganisms. They shed their skin several times during the stage. Pupa. It is also known as tumbler. The pupa does not eat and it is the stage before the mosquito emerges as the adult. The adult mosquito flies after its body parts have hardened. क्या बोल रहा है, सबसे पहले एग बनता है, जो फीमेल है वो एग देती है, पानी के पास है, बोल सकते हैं स्टिल वाटर के पास ही देती है, और जो है एग हैच होते हैं, पानी में एक्सपोज होते हैं और कुछ टाइम रहते हैं, डिपेंड करता है कि उस पानी का क्या टेम्परेचर है। फिर उनका लार्वा बनता है जिसको हम रिगल बोलते हैं। तो जो लार्वा है वो पानी में रहता है और ऑर्गेनिज्म को ईट करता है। फिर वो अपनी स्किन को शेड करते हैं बहुत बार इस स्टेज पे, और फिर क्या होता है, इनको प्यूपा बनता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टम्बलर बोलते हैं। तो जो प्यूपा है वो कुछ खाता नहीं है, और इस स्टेज में जो है जो मॉस्किटो है वो एडल्ट बनने ही वाला होता है। तो जो मॉस्किटो है फिर उसके बाद क्या करता है, उड़ने लगता है, और अब जब उसकी बॉडी हार्ड बन जाती है तो वो उसका क्या फेज होता है, वो उसका एडल्ट फेज होता है। Mosquitoes have 3 major body parts: head, thorax and abdomen. The body is the sensory center of the mosquito, where the compound eyes and antennae are located, as well as the proboscis used for feeding. The thorax is composed of 3 body segments and each segment has 1 pair of legs. The rear end of the mosquito is called abdomen. क्या बोल रहा है, जो मॉस्किटोस की 3 मेजर बॉडी पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स, तीसरा होता है एब्डोमेन। जो हेड होता है उसका वो एक सेंसरी सेंटर होता है मॉस्किटो का, जहाँ पर जो है उसकी कंपाउंड आई होती है और एंटीना होता है, ठीक है। और प्रोबोस्किस होता है जो कि फीडिंग के लिए होता है, जिससे वो खाना खाता है। और जो थोरैक्स है, ठीक है, वो कंपोज होता है, मतलब वो बना होता है 3 बॉडी सेगमेंट से, इसमें हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग होता है। और जो रेयर एंड होता है मॉस्किटो का, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग आर एम्फीबियंस, विच मीन्स दे कैन लिव बोथ ऑन वाटर और इन लैंड। दे गो थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ लाइफ बिफोर दे बिकम एडल्ट फ्रॉग्स, and during those stages they live only in water. जो फ्रॉग है वो एम्फीबियंस होते हैं, मतलब कि वो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं। वो बहुत सारे स्टेजेस से होके निकलते हैं, और जब वो एडल्ट बन जाते हैं, उन स्टेजेस मतलब जब तक वो एडल्ट बन रहे हैं उन स्टेजेस के बीच में वो पानी में रहते हैं। मतलब एडल्ट होने के बाद ही वो पानी के बाहर आ सकते हैं, उससे पहले वो पानी में ही रहते हैं। द 4 stages of frog's life are: first, egg. A frog begins life as a fertilized egg. A female frog lays egg in the pond. The cluster of eggs float on water. The eggs will soon hatch into tadpoles. The cluster of eggs is known as spawn. मतलब कि जो फ्रॉग है वो अपनी लाइफ कैसे बिगिन करता है, एज अ फर्टिलाइज्ड एग बिगिन करता है। और जो फीमेल फ्रॉग है वो अंडे देती है पोंड में,
और बहुत सारे जो एग्स है वो फ्लोट करते हैं वाटर में, और जो एग है वो आगे जाके हैच होते हैं और टैडपोल में बदल जाते हैं। और इन क्लस्टर ऑफ एग्स, मतलब गुच्छा जो होता है एग्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन बोलते हैं। Tadpole. When the tadpole hatches, it looks more like a fish than a frog. It does not have any legs. It has gills that allow it to breathe underwater. मतलब कि जब tadpole बनता है, tadpole उसमें से निकलता है, तो वो फ्रॉग से ज़्यादा फिश की तरह लगता है, क्योंकि तब उसके पास कोई लेग्स नहीं होते, सिर्फ गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ कर पाता है। फ्रॉगलेट. The tadpole grows 2 front legs and its long tails become shorter and shorter. When just a little stub of its tail is lifted and tadpole is young frog, it maps right out of the water into dry land for the first time. क्या बोल रहा है? जो tadpole है उसके फ्रंट लेग जो है वो बढ़ने लगते हैं, और इसकी जो लॉन्ग टेल है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। फिर जो है एक लिटिल स्टब जो है वो बनने लगता है, और फिर जो है tadpole जो है वो यंग फ्रॉग बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर में है वो वाटर से बाहर निकल जाता है और पहली बार अपने लैंड पे कदम रखता है। एडल्ट. द फ्रॉग्स टेल विल इवेंचुअली disappear completely when it will start to eat insect instead of plant from the water. The adult frog lay their eggs and more tadpoles hatch and begin the cycle again. क्या बोल रहा है? जो फ्रॉग है अपनी टेल उसकी पूरी तरह डिसअपेयर हो जाती है जब वो पानी के प्लांट्स की जगह इंसेक्ट्स खाने लगता है। जो एडल्ट है फिर वो भी अपने एग्स को क्या करेगा? ले करेगा और टैडपोल बनेंगे, और फिर से जो साइकिल है वो अगेन जो है होने लगेगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड. दे गो थ्रू वेरियस लाइफ चेंजेस. दिस इज आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम एंड वी शुड केयर ऑफ देम एंड देयर होम्स. बाय हेल्पिंग देम वी आर डायरेक्टली हेल्पिंग नेचर. मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग वर्ल्ड का भी, और वो भी बहुत सारे लाइफ चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं, और हम उनको हेल्प करेंगे तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों थ्रू हम नेचर की हेल्प कर रहे हैं। रीड एट अ ग्लांस. अब हम क्या करेंगे? चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। कुछ भी नया हो तो बता दूंगा, वरना बस रीड कर रहे हैं अभी से। There are 2 types of things around us, living and non-living. Living things can move, grow, eat, breathe, excrete and reproduce and die. Non-living things cannot move on their own. Living things depend on external forces to move. Non-living things have no cell. Living things can be single cellular or multicellular. Germination of a seed depends upon the availability of water, air and suitable light. The life cycle of an animal have 4 stages: birth, growth, reproduction and death. तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो ऊपर पढ़ा है वही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।